नमस्कार, सत श्री अकाल। द पंजाब पल्सिस इंटरेक्शन सीरीज ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੁਮਿਤ ਦਈਆ ਜੀ। ਸੁਮਿਤ ਦਈਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੁਮਿਤ ਦਈਆ ਜੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕ ਨਵੇਂ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਮਿਤ ਦਈਆ ਜੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਲੇਖਕ ਨੇ, ਕਵੀ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਐਂਡ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਛਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ। बहुत-बहुत स्वागत सुमित दहिया जी। नमस्कार गुरतेज जी, पंजाब पल्स के सभी दर्शकों को नमस्कार जी। बहुत-बहुत धन्यवाद सुमित जी। ਅੱਜ-ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਛਾਇਆ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਹਰ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਟਾ ਕੋਚਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ, ਯੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, 15 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਈਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਇੰਨਾ ਤਣਾਅ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਪਿੱਛੇ? गुरतेज जी, जब आज हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं 19 सितंबर, तो मैं बड़ा जान के मतलब हैरान हुआ। मैंने कैजुअली पेपर खोला सुबह, तो एक फ्रंट पेज पे दैनिक जागरण 19 सितंबर फ्रंट पेज पे एक बच्ची जिसका नाम प्रियम सिंह है, और वो बच्ची केवल 17 साल की है। उसने कल ही कोटा में सुसाइड किया है, और उसने अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट जाने से पहले सल्फास खाया, और कोचिंग इंस्टीट्यूट से बाद में बाहर आते हुए उसको उल्टियां हुई। छात्रों के द्वारा, बाकी छात्रों के द्वारा जो उसको एडमिट कराया गया और हॉस्पिटल में उसको मृतक घोषित कर दिया गया। ये 25वां सुसाइड था। 25 बच्चे अब तक, सितंबर है, अभी पूरा साल पूरा नहीं हुआ है, 25 बच्चे कोटा में अब तक सुसाइड कर चुके हैं। और ये सिर्फ मैं कोटा की बात बता रहा हूँ। एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ऑफ ब्यूरो, इस देश का एक ऐसी संस्था है जो इस प्रकार के आंकड़े जारी करती है कि देश में किस प्रकार या किस संदर्भ में क्या परिस्थिति बनी हुई है। तो 2021 के जो आंकड़े हैं, लगभग वो 1.5 लाख से ऊपर लोगों ने सुसाइड किया। उसमें केवल उसमें 13,000 तो स्टूडेंट थे। लेकिन वो उन्होंने ना केवल शिक्षा के लिहाज से, उन्होंने अन्य कारण भी थे, व्यक्तिगत कारण थे, तनाव था, डिप्रेशन, उनके प्रेम प्रसंग, ऐसे बहुत सारे कारण, लेकिन शिक्षा भी एक बहुत बड़ा कारण थी उसमें। और जो आपने प्रश्न किया कि किस प्रकार से ये हो रहा है, या ये ऐसा है, हमने ये मान लिया है कि इंजीनियर और डॉक्टर ही जो ऐसे पेशे हैं जो प्रतिष्ठित हैं, जिनकी तैयारी के लिए, जिनकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बच्चे वहां पे जाते हैं। हमने नौकरी, हमने रोजगार और नौकरी शब्द में भेद करना बंद कर दिया है। हम इन दोनों को एक मानते हैं, हम इन दोनों को पर्यायवाची मानते हैं। देखिए, नौकरी रोजगार के, नौकरी केवल रोजगार का इकलौता माध्यम नहीं है। हमें ये समझना पड़ेगा, माँ बाप को, अभिभावकों को भी इस चीज को समझना पड़ेगा कि इसके अलावा भी बहुत सारे पेशे हैं जिनमें बच्चे कामयाब होते हैं, जिनमें बच्चे आगे बढ़ते हैं। मैं जिस फोन पे आपसे बात कर रहा हूँ, इस कंपनी का कोई सीईओ है, वो सीईओ कॉलेज ड्रॉप आउट है, ठीक है, और वो सिलिकॉन वैली में, यूएस में बैठ के, और इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ है, इतनी बड़ी कंपनी चला रहा है। मैं कोई किसी प्रतिष्ठित लेखक की बुक पढ़ रहा हूँ, वो नेशनल बेस्ट सेलर है। मैं कोई ऐसा गैजेट, कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक आइटम, या मैं कोई ऐसी गाड़ी परचेज करता हूँ जो जिसमें जो कंपनी है उसमें लोग अच्छी पोस्टों पे काम कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम ऐसे चीजें हैं जो हमसे जीवन में जुड़ी हुई हैं, और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, रेपुटेड कंपनियां हैं, उसमें लोग काम कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि इंजीनियर या डॉक्टर्स जो हैं वो बेरोजगार नहीं हैं, वो भी हैं। इससे देखिए, हमें ये माना जाता है कि अमेरिका की जो शिक्षा पद्धति है, सबसे ज्यादा बच्चे जो हैं पूरी दुनिया से अमेरिका में पढ़ना चाहते हैं। वो एक विकसित देश है। अगर आप वहां पे इस चीज को देखें कि वहां का तंत्र, वहां की व्यवस्था प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम में किस तरीके
कि अमेरिका में 4 पॉइंट्स पे प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं। नंबर एक, वहां पे 9वीं से लेके 12वीं तक की जो बच्चे की स्कूलिंग है, उस स्कूलिंग को फोकस किया जाता है कि बच्चे ने किस प्रकार से अकादमिक स्तर पे कैसा इस पे बच्चे ने परिणाम दिए। दूसरा वहां पे किया जाता है जो बच्चे की स्पोर्ट्स है या अन्य गतिविधियां, दूसरी एक्टिविटीज में बच्चा कितना एक्टिवली उसने पार्टिसिपेट किया। कॉलेज द्वारा आयोजित एग्जाम्स का भी महत्व है वहां पर, लेकिन वो मतलब इतना ज्यादा नहीं है। बच्चे की जो ओवरऑल, बच्चे की जो डेवलपमेंट ओवरऑल जो बच्चे ने ग्रो किया है टिल 9th स्टैंडर्ड से, उस सारी चीज को माध्यम रखते हुए, उस सारी चीज को मद्देनजर रखते किया जाता है, और उस चीज के उसमें उसमें पॉइंट्स होते हैं। अब यहाँ पे क्या है, हमारे देश में क्या है कि प्रतियोगी परीक्षा का दिन निर्धारित है। आप जाइए कोचिंग सेंटर में, उधर से कोचिंग सेंटर वालों का दबाव है, उधर से माँ बाप का दबाव है। बच्चा क्या करेगा, 17-18 साल का बच्चा, वो ज्यादा नहीं कर सकता। वो जो जो बच्चा दबाव नहीं झेल सकता, वो फिर इस तरीके से परिणाम आते हैं, उसको सुसाइड एक एकमात्र विकल्प लगता है अपने लिए। तो वहां पे जो मैंने बताया आपको कि अगर हम भारत में इस प्रकार की पद्धति विकसित करते हैं, ये कोई जिंदगी T20 मैच नहीं है। अगर आप उसमें अगर आउट हो जाते हैं, तो ये नहीं है कि उससे आप एक दिन से, एक परीक्षा से अपना पूरा जीवन कैसे निर्धारित कर सकते हैं। ये इस देश में है, एक परीक्षा आपका पूरा जीवन कैसे बन सकती है। T20 मैच में अगर कोई खिलाड़ी आउट हो गया, तो इट वाज जस्ट बैड डे, वो एक खराब दिन था उसके लिए। तो अगर एक परीक्षा में आपके अच्छे रिजल्ट नहीं आए, अच्छे परिणाम नहीं आए, आपने मेहनत भी की थी, और अगर आपने उस मुताबिक आपके परिणाम नहीं आए, तो वो चीज आपके लिए मतलब किस तरीके से आपका मतलब पूरा जीवन कैसे हो सकती है। मैं आपको एक घटना बताऊं, बहुत सारी रिसर्च ये साबित किया है रिसर्चेज ने कि हमारे दिमाग में एक एक हिस्सा होता है, मेरे को उसका नाम अच्छे से याद नहीं आ रहा, पर्टिफेरल कॉर्कस नाम से दिमाग का जो सबसे आखिरी हिस्सा होता है। बच्चों के अंदर बहुत सारी रिसर्चेज ने साबित किया है कि जो किशोर अवस्था है, 17, 18, 19, 20 साल की अवस्था है, उस समय दिमाग का वो हिस्सा निर्माणाधीन होता है। उस समय वो हिस्सा पूरी तरीके से दिमाग का वो परिपक्व नहीं होता। इसलिए भारत में 25 साल की उम्र है इलेक्शन लड़ने की, लेकिन मताधिकार की उम्र 18 रखी गई है। 25 साल तक बच्चा पूरी तरीके से परिपक्व होता है, तो उसके बाद वो अपने उसकी निर्णय लेने की क्षमता पूरी तरीके से उसके अंदर आती है। जब वो पूरी तरीके से उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है, उसके दिमाग के सभी हिस्से और उसका मतलब व्यक्तित्व एक तरीके से डेवलप हो जाता है। तो वो जो हिस्सा है, वो बच्चे के निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है, जिस हिस्से का मैं आपको जिक्र कर रहा बिल्कुल हूं। तो बहुत बिल्कुल। सारे वैज्ञानिकों ने इस बात का रिसर्चेज में ये पाया है कि वो बच्चों में डेवलप नहीं होता, बच्चे उचित निर्णय नहीं कर पाते, बच्चे उस अनिर्णय की स्थिति में होते हैं जिस अनिर्णय की स्थिति में वो सुसाइड कमिट करते हैं। अच्छा बिल्कुल। तीसरी बात ये, मैं आपको एक घटना बताऊं कि संजय दत्त एक बहुत बड़े अभिनेता हैं, उनके उन्होंने अपनी सजा के दौरान सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दिया था अपनी सजा कम कराने से संबंधित। तो उस एफिडेविट में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, उन्होंने ये लिखा था कि जिस समय उनके पास हथियार मिले, उस समय वो उतने परिपक्व नहीं थे, यानी मैच्योर नहीं थे। उनकी उम्र हालांकि 32-33 वर्ष थी उस समय, लेकिन उन्होंने कहा कि 32-33 वर्ष की उम्र में भी, आयु में भी वो इतने मैच्योर नहीं थे, उनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये हथियार अपने घर में रखने का क्या परिणाम होगा। तो उस समय आप ये देखिए, 32-33 वर्ष का व्यक्ति भी ये कह रहा है कि मैं उतना मैच्योर नहीं था, मुझे इस चीज का परिणाम से मैं वाकिफ होता तो मैं ये ना करता। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से ये लोगों तक पहुंचे, बहुत जरूरी है। ईशा फाउंडेशन के संस्थापक है सदगुरु, उनके एक बेटी है। तो वो टीचर्स के पास विशेष तौर पे जाते थे, और वो टीचर्स को आमतौर पे माँ बाप कहते हैं जी बच्चे को पढ़ाना, बच्चे को थोड़ा सा करना, लेकिन वो टीचर के पास जाते थे ये कहने के लिए कि आप सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना कि मेरा बच्चा लंच खा रहा है, मेरा बच्चा अच्छे से खा पी रहा है या नहीं, आपने पढ़ाई से संबंधित उस पर कोई प्रेशर नहीं डालना। और बहुत अच्छी बात है कि वो बच्ची अच्छे से अब बड़ी हो गई है, उनकी वो शादी भी हो गई है, और वो मतलब एक बहुत अच्छी नृत्यांगना है, और कई मतलब बहुआयामी उनका व्यक्तित्व है, कई चीजों में वो एनजीओ के साथ जुड़ के काम भी कर रही हैं। तो ऐसे बच्चे
जिनको हमने प्रेशराइज नहीं किया, ऐसे बच्चे जिनकी प्रतिभा को हमने निखरने दिया, ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप ने अपनी असफलताओं को बच्चों के सपने नहीं बनाया, ऐसे माँ बाप, अभिभावक जिन्होंने अपने जीवन की असफलताओं को अपने बच्चों के सफलता में जीने की कोशिश नहीं की, वो बच्चे ज्यादा कामयाब हुए। ये पूरी दुनिया में इस बात के गवाह लोग हैं। तो बिल्कुल हम बिल्कुल। ये सुसाइड जिस तरीके से हो रहे हैं, इसको कैसे रोक सकते हैं, और ये चीजें अभिभावकों का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है, और बच्चों को भी इतना प्रेशराइज ना किया जाए, बिल्कुल। अच्छा तब सुमित ये भाई। चीज हाँ। संभलेगी थोड़ा। अच्छा, एक आपकी बातों में से कुछ एक पॉइंट जो मेरी नजर में है कि जैसे आपने अभी जो एक धार्मिक गुरु है उनकी एक बात की कि उनकी बेटी नृत्यांगना है ना। तो जैसे कि आजकल अगर सदगुरु। हम देखें हमारे ना जो सोसाइटी में एक चलन बन गया है, जैसे आपने पहले भी बात की थी कि अगर आप डॉक्टर हैं या आप एक इंजीनियर हैं, सो दिस इज द ओनली 2 और 3 मोर ओनली रिस्पेक्टफुल प्रोफेशंस, है ना। कि जैसे कि अगर हम आर्ट फील्ड की बात करें या हम टीचिंग की करें या कोई अनदर्स जो है उन क्षेत्रों में हम उनको रिस्पेक्टफुल नहीं मानते, बिल्कुल सोसाइटी की नजर में आज भी बहुत से लोग। तो आई थिंक तभी तो लगता है कि वहां पे लोग वो बच्चों को भेजते हैं कि आप इंजीनियर बनने के लिए जाओ, है ना, आप डॉक्टर बनने के लिए जाओ। तो ये जो चक्र है जिसकी वजह से बहुत सारी ये हालात पैदा, इस चक्र को कैसे तोड़े, मतलब क्या, मतलब यही रह गया। देखिए, वही बात है गुरप्रीत जी, अभिभावकों का बहुत महत्वपूर्ण रोल है इसमें। और सरकारों का रोल क्या है इसमें? सरकार अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आई है, उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत अच्छी, मैं आपको कुछ बात बताऊं उसमें, आप डिग्री या अपनी स्कूलिंग के दौरान अपने सब्जेक्ट्स को स्विच कर सकते हैं। मतलब अगर आपको ये लगता है कि ड्यूरिंग द कोर्स आप उसको स्विच करना चाहे कि आपकी इस चीज में दिलचस्पी नहीं है, वो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो बच्चे के अंदर उसकी दिलचस्पी को उभारने का काम करती है। उसकी जिस चीज के अंदर दिलचस्पी है उसमें वो अच्छा प्रदर्शन कर पाएगा। वो जिस भाषा में ईज है, मतलब अगर मैं हिंदी ईज है, तो वो उस चीज को भी डेवलप करेगी। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो सरकार लेके आई है, तो उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से भी आगे धीरे धीरे ये चीज रुक पाएंगी। जैसा कि मैंने पहले कहा, को पर्यायवाची बना दिया गया है। जो बच्चे जो हैं वो जो डॉक्टर या इंजीनियर, इसी तरीके के पेशे को प्रतिष्ठित मान लिया गया है। कोई माँ बाप ये नहीं कहता कि मुझे अपने बच्चे को देश का सबसे बड़ा प्लम्बर बनाना है, देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रीशियन बनाना है, किसी कंपनी में मैंने फलानी कंपनी में, इन्फोसिस में या फलानी कंपनी में मैंने अपने बच्चे को सीईओ बनाना है, आर्किटेक्ट बनाना है, या कोई भी ऐसा व्यवसाय, आजकल बहुत सारे लेखक बनाना है, कुछ भी। लेकिन मैंने बच्चे को डॉक्टर बनाना, मैंने इंजीनियर बनाना, ये बिल्कुल एक आम बोलचाल, एक सामान्य व्यवहार, एक समाज का एक एक मतलब सोशल साइकोलॉजी बन गई है। ये बड़ी एक मतलब केंद्र की चीज बन गई है कि इस चीज को ही प्रतिष्ठा हासिल है। तो अभिभावकों के स्तर पे, अभिभावकों को, जैसा कि मैंने कहा, अपनी जिंदगी की असफलताओं को अपने बच्चों के सपने ना बनाएं। सरकार के स्तर पे इसमें क्या होना चाहिए, एक बहुत बड़ी बात ये है इसमें कि जो हमने शिक्षा का जो निजी कॉलेजों के माध्यम से भी, या उसमें निजीकरण को भी थोड़ा सा बढ़ावा दिया गया, वो चीज भी उतनी कारगर या फलदायी सिद्ध नहीं हुई। उसका रीजन ये रहा कि उसकी गुणवत्ता में बहुत सारा मतलब उसमें गुणवत्ता उसकी ऐसी नहीं थी जो कि जो प्रतिष्ठित सरकारी संस्थानों की गुणवत्ता थी, वो गुणवत्ता उनकी उस चीज की नहीं थी। और आपको मैं ये बताऊं कि जो बच्चे सुसाइड नहीं कर रहे, वो बच्चे क्या कर रहे हैं? वो बच्चे भी कोई ज्यादा अच्छी हालत में नहीं है। वो नशे के आदी हो चुके हैं। वो आजकल रील्स बना रहे हैं, ठीक है, वो इंटरनेट पे रील्स बना रहे हैं, वो नशे के आदी हैं, वो वैसे और परेशान हैं। आप ये देखिए कि इससे एक और बहुत बड़ी चीज हो रही है। पिछले दिनों एचआरडी मिनिस्ट्री ने भी इस बात का जिक्र किया था कि अगर बच्चा जो है वो किसी एजुकेटेड मतलब जिसकी रेपुटेड प्रतिष्ठान से पढ़ नहीं आया है, या किसी निजी कॉलेज से पढ़ के आया है, तो उसको इतनी वैल्यू नहीं दी जाती, और वो है ना अपना एक जो होता है क्रीमी लेयर वाली बात है, वो उस चीज को खो देता है। तो या तो वो क्या बोलते हैं, उसका अगर एडमिशन नहीं होता तो वो अगर पैसे हैं तो वो बाहर जाता है पढ़ने के लिए, ठीक है। और इससे क्या हो रहा है, हमारी प्रतिभा का भी पलायन हो रहा है। हमारा जो टैलेंट है, हमारे देश का जो टैलेंट है, वो हमारे देश में अपॉर्चुनिटी, अवसर ना मिलने के अभाव में बाहर जा रहा है।
इस बात का जिक्र एचआरडी मिनिस्ट्री ने भी किया था। तो सरकारों को अपने संस्थानों की, कॉलेजों की संख्या बढ़ानी होगी। अभिभावकों को ये समझना होगा कि ये दो पेशे ही एकमात्र पेशे नहीं है जिसको समाज में प्रतिष्ठा हासिल है। अभिभावकों को बच्चे की रुचि के अनुसार रिएक्ट करना सीखना होगा। अभिभावकों को बच्चे के सपनों को, जो बच्चा खुद करना चाहता है अपने मन से, अपनी इच्छा से, उस चीज को समझना होगा, बजाय इसके कि अभिभावक जो है ना बच्चे के ऊपर अपनी मानसिकता थोपें। तो ये 3-4 स्तरों पे हम इस पे काम करें, तब जाके मतलब ये चीज पे थोड़ा सा वो हो पाएगा। आप हैरानी मानेंगे, कोटा में जो कोचिंग संस्थान है वो मनोचिकित्सकों की मदद भी ले रहे हैं। सरकार ने भी अपनी तरफ से मनोचिकित्सकों की इसमें मदद ली है, लेकिन वो भी इस बात में कारगर साबित नहीं हुई, उससे भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ पाया है। सरकार ने, डिपार्टमेंट ने, जो हमारा एचआरडी मिनिस्ट्री और जो वहां के जो लोकल इंस्टीट्यूट हैं, उन्होंने भी, इवन बेंगलोर में भी मनोचिकित्सकों की मदद ली है बच्चे के मतलब दिमाग को ईज करने के लिए, वो अपनी बात कह सके या किसी को बता सके, इसलिए वो मदद ली गई है। लेकिन वो भी इस चीज में कारगर साबित नहीं हो पा रही है। हालात इतने गंभीर हैं और ये मुद्दा इतना संवेदनशील है कि हर एक मतलब माँ बाप से या हर एक उस बच्चे से जुड़ा हुआ है जो किशोरावस्था में है या किशोरावस्था में आने की तरफ बढ़ रहा है। तो उस प्रत्येक अभिभावक को ये सोचना चाहिए कि वो किस तरीके से अपने बच्चे के साथ भविष्य में डील करे कि बच्चा अपना अंदर ही लेके बात को ना बैठ जाए और तनाव महसूस ना करे कि परिस्थिति इस बिल्कुल तरह कदर गंभीर हो जाए कि उसे सुसाइड जैसा कदम उठाना पड़े। बिल्कुल। सुमित जी, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ गहन और विचारन योग ने। एक मेरा आखिरी सवाल कि मनोविज्ञानिका की मदद ली जा रही है, कुछ टीचर्स भी इस विषय वाल कम कर रहे हैं, पर एक मेरा आखिरी सवाल अज का वो ये है कि एक समाजिक तौर ते ते एक मापियां दे तौर ते ਅਸੀਂ किस तरह ਇਹ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਅਸੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ जावे? देखिए, इसमें 4-5 बातें हैं गुरतेज जी। जैसा मैंने कहा, सरकार का अपना रोल है, अभिभावकों का अपना रोल है। बच्चा क्या है कि बच्चा जो है वो आप किसी साइकोलॉजिस्ट से या किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने इस विषय पे काम किया उनसे भी पूछेंगे, तो वो भी आपको यही जवाब देंगे कि बच्चा अपने माँ बाप से अपनी बात कह ही नहीं पाता है। 70-80% केसेस में तो ये होता है कि बच्चा अपने माता पिता से अपनी बात कह ही नहीं पाता, उसे वो वेंटिलेशन नहीं मिलता कि वो अपनी बात उनको कह सके, कह भी देता है तो समझा नहीं पाता। ये बात उसी स्तर तक मर जाती है। और जो बात ये है कि माँ बाप बच्चे के फ्रेंड बने, दोस्त बने, और एक ऐसा रिश्ता हो कि वो मतलब कि बच्चा उनसे अपनी चीज, अपनी समस्या, अपनी बात शेयर कर सके। पहली बात तो है यही। ठीक है। अगर जैसा कि पिछले दिनों ये बिहार वाले 2 केसेस में हुआ था कि वो अपने माँ बाप को ये कहना चाहते थे कि वो दबाव में है, तनाव में है, वो यहाँ पे इस चीज के साथ वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप अपने बच्चे की तुलना किसी मेधावी छात्र से करते हैं और अपने बच्चे को उस मेधावी छात्र के तुलना में सामान्य समझते हैं, तो ये चीज उस बच्चे के अंदर हीन भावना लाती है। अगर कोई बच्चा मेधावी है और आपका बच्चा सामान्य है, तो ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा असफल है। हमने इतने एग्जाम्पल लिए, चार्ल्स डार्विन, हमने एल्बर्ट आइंस्टीन, थॉमस अल्वा एडिसन, जो इस सदी के सबसे बड़े वैज्ञानिक हुए, अगर आप उनकी बायोग्राफी पढ़ के देखेंगे तो स्पष्ट ये चीज पाएंगे कि वो अपने स्कूल में एक सामान्य छात्र थे। वो बहुत मेधावी छात्रों में से नहीं आते थे, वो बिल्कुल सामान्य स्तर के छात्र थे। लेकिन बाद में धीरे 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 उनकी किशोरावस्था आई, किशोरावस्था को उन्होंने पार किया। उसके बाद जो उनके अंदर डेवलपमेंट हुए, उसके बाद उन्होंने वो स्तर छुआ जिनसे आज तक हम उनके समाज में उदाहरण देते हैं। लेकिन उनकी स्कूलिंग सामान्य थी, वो स्कूल में सामान्य छात्र थे। इस बात, आप बायोग्राफी पढ़ लें, आपको बिल्कुल स्पष्ट ये चीज नजर आएगी। तो अपने बच्चे की किसी उससे तुलना ना करें। अभिभावकों का ये महत्वपूर्ण, ये अभिभावकों को ये चीज समझनी चाहिए कि यही एकमात्र प्रतिष्ठित प्रोफेशन नहीं बचे हैं समाज में। समाज में सफलता के और भी तरीके हैं। ठीक है, और भी तरीके से और भी फील्ड्स ऐसी हैं जिसमें
आप अपने बच्चों को ले जा सकते हैं। सरकारों को ये देखना पड़ेगा कि ये कॉलेजेस नाकाफी साबित हुए हैं अभी तक, मतलब इन कॉलेजेस में ये कॉलेजों की संख्या भी बढ़ाने की जरूरत है और सीट्स भी बढ़ाने की जरूरत है मेडिकल की, और जो जो भी जिनमें भी ये कोचिंग के नीट के या उसके एग्जाम्स होते हैं वहां भी। और विशेष तौर पे बता दूं, जो टीयर 2 और टीयर 3 के छोटे शहर हैं, उन शहरों में, बड़ी मेट्रोपोलियन सिटीज में तो पहले ही एजुकेशन सेंटर और कॉलेजेस और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय खुले हैं, लेकिन टीयर 2 और टीयर 3 के जो छोटे शहर हैं, उन शहरों में उन कॉलेजों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है, सीट्स बढ़ाने की जरूरत है। और जो निजी इसमें जी निजी जो है ना, मतलब विश्वविद्यालय इसमें विश्वविद्यालय। इन्वॉल्व हैं, उनकी जो गुणवत्ता है, हम्म, उनकी जो पढ़ाने की क्षमता है, उनकी जो गुणवत्ता है, उस पे काम करने की जरूरत है। क्योंकि इसके बीच में जो गैप आया है कि जो आप प्रतिष्ठित उससे पढ़ रहे हैं और निजी उससे पढ़ रहे हैं, उसके बीच में जो गुणवत्ता का गैप है, उस कारण से बच्चा उस चीज को कामयाबी की तरफ नहीं ले जा पाता। तो ये 4 चीजें हैं। अगर हम इन चीजों को करते हैं और अपने अपने स्तर पे जिस जिसकी जिम्मेवारी बनती है, चाहे सरकार है, अभिभावक है, बच्चा है, या कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले भी उन पे इतना प्रेशर ना बनाए, अगर हम इन चारों स्तर पे काम करेंगे, तो भी मैं ये नहीं कहता कि ये चीज पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी रातों रात। तो भी ये होगा कि हम इस चीज को थोड़ा सा धीरे धीरे कम कर पाएंगे। लेकिन रातों रात खत्म होने वाली परिस्थिति तो बहुत धीरे मुश्किल धीरे है बहुत और लेट चीज़ा आएगी, लेकिन हम संभव इसको ही नहीं। कम कर पाएंगे। कम कर पाए हमें ऐसी अनफॉर्चुनेट खबरें दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हमें अखबारों में पढ़ने को नहीं मिलेंगी कि हम देखें कि 17 साल के, 16 साल के, 18 साल के बच्चे जो इतने अनिर्णय की स्थिति में होते हैं, वो इस किस्म का कदम उठा लेते हैं, सुसाइड जैसा, और वो सुसाइड करके इतनी कम उम्र में केवल एक परीक्षा को अपनी पूरी जिंदगी मान के मर जाते हैं। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਰੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਔਰ ਮਾਪੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਰਵੇ। ਤੋ ਸੁਮਿਤ ਦਈਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜੁੜੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਅਣਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੀਵਰਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾਪੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆਮਜਨ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਮਿਤ ਦਈਆ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸੁਮਿਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਗੇਨ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ बहुत ਨਵੇਂ धन्यवाद। ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਮਸਕਾਰ, ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। बहुत धन्यवाद जी। बहुत